हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8वीं की गणित का जो आपका पहला टेस्ट होगा, प्रथम टेस्ट, जो कि आपके अगस्त 2024 में, यानी कि अगस्त में भी आपके 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, 21, 22 और 23 अगस्त 2024 को आपके फर्स्ट टेस्ट होगा, प्रथम परख होगा। तो उसके लिए कक्षा 8 के गणित के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ताकि आपकी जो परीक्षा में टेस्ट होगा तो 8वीं का जो टेस्ट होगा उसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर जो प्राप्त करेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी को आपको अच्छे प्रकार से एक बार ज़रूर देख लेना। ये एक गैस पेपर है, एक मॉडल पेपर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न है वो इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली से है। पहली प्रश्नावली जिसमें कि आपके दे रखा है कि निम्नलिखित, ये पहला ही सवाल आपका ये कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें केवल आपको इनमें कौन सा जो नियम उपयोग में लिया गया है उसका केवल आपको नाम बताना है। तो आपने पहली प्रश्नावली जो है अपनी परिमेय संख्या, इसमें आपने परिमेय संख्या के कुछ नियम आपने ज़रूर से पढ़े होंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? पहले तो आपके इसकी जो परिभाषा है वो अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये P और Q जो है वो क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं। ये अपन ने जो परिमेय संख्या की परिभाषा के रूप में देखा। फिर इसके कुछ जो गुणधर्म है वो आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि -4/5 को गुणा कर रहे हैं 1 से, या फिर 1 को गुणा करते हैं -4/5 से। तो इसका जो उत्तर है वही आ जाता है -4/5। अगर उत्तर आपका वही आता है जो आपके प्रश्न में दे रखा है, वही आपका उत्तर आता है, तो इसको कहा जाता है, अगर ये गुणा में है और 1 से गुणा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे, और नंबर वही आ रहा है वापस उत्तर में, तो इसको अपन कहेंगे गुणात्मक तत्समक। क्या कहेंगे इसको? गुणात्मक तत्समक कहेंगे। तो ये जिसमें उत्तर वही आ जाता है इसको अपन क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो अपन क्या लिखेंगे? गुणात्मक तत्समक लिखेंगे। मान लो ये प्लस में होता तो यहाँ 1 की जगह पे 0 होता, जैसे 4/3 या 3/4 प्लस 0 बराबर 0 प्लस मान लो 3/4 होता, तो इसको अपन क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक की जगह पे योगात्मक तत्समक कहते हैं। और इसका उत्तर कितना आता है? 3/4। यानी कि गुणा करने पर वही उत्तर आ जाए, ऐसी क्या संख्या है? तो वो हमारा 1 है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? गुणात्मक तत्समक कहेंगे। जोड़ने पे वही नंबर आ जाए, ऐसा क्या नंबर? तो वो 0 है। तो ये गुणा के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है, और योग के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें जो पहला जो है इसमें अपन को लिखना है गुणात्मक तत्समक। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? -13/17 इंटू करना है आपको -2/7 से, या फिर -2/7 को इंटू करना है -13/17 से। देखो ये सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है, इनका केवल क्रम बदला है, यानी कि पहले वाले की जगह पे दूसरा आ गया और दूसरे वाले की जगह पे पहला आ गया। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे आप अगर 3 को गुणा करेंगे 4 से, या 4 को गुणा करेंगे 3 से, तो इसके उत्तर जो आएंगे वो 12 ही आएंगे। अगर उत्तर सेम आते हैं, इनके जगह बदलने पर, क्रम बदलने पर उत्तर वही आ रहे हैं, तो आपका जो ये नियम है वो क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? दूसरे के अंतर्गत लिखेंगे अपन ये क्रम विनिमेय नियम। इसको क्या कहा जाता है? क्रम विनिमेय नियम कहा जाता है। क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण कहा जाता है, इसको गुणधर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये तीसरा कि -19/29 इसको गुणा करें 29/-19 से। तो ये जो लिखा हुआ है -19/29, इसको अगर अपन ऐसा लिख लेते हैं कि 29/-19, तो इसको कहेंगे अपन गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या कहा जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, यानी कि गुणे में इनको उल्टा कर देते हैं, गुणात्मक इनको प्रतिलोम कहते हैं। तो किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर उत्तर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? ये गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लग रहा है। तो जहाँ पर उत्तर 1 आ जाए गुणा करने पर, किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर इसका उत्तर कितना आता है? 1 आता है। तो इसको अपन गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आपके गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। एक और होता है साचारी, फिर वो आपके जो सवाल होंगे तब भी उसको अपन वहाँ पे समझेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक अवयव लिखना है। कि परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक अवयव क्या है और जो
गुणात्मक तत्समक अवयव है वो क्या है, तो अपन इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला जो है अपना वो है आपके लिए योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या है, तो अपन यहाँ लिखेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब जोड़ करने पर वही नंबर आ जाए, योज्य तत्समक। तो ऐसी क्या संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही नंबर आ जाए, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके 0। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही नंबर आता है, तो 0 परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक होगा। फिर इसका सेकंड है अपने इसमें गुणात्मक तत्समक। किसी भी संख्या को किससे गुणा करें कि वही उत्तर आ जाए वापस, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही उत्तर वापस आपको मिल जाता है। तो गुणात्मक तत्समक क्या होगा, गुणात्मक तत्समक जो होगा वो आपका 1 होगा। तो योज्य तत्समक जो होता है वो आपके 0 होता है और गुणात्मक तत्समक वो होता है अपना 1। ये दोनों आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के लिए आपको पक्षांतरण विधि यहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण के लिए आपको कुछ जो नियम है वो अच्छी प्रकार से अच्छे से समझ लेना है। जैसे प्लस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो माइनस में, माइनस की संख्या बराबर से इधर आती है तो प्लस में, गुणा वाली बराबर से इधर आती है तो भाग में, और भाग वाली बराबर से इधर आती है तो गुणा में। ये नियम आपको अच्छे से देख लेने हैं। तो इसमें आपको पहला सवाल दे रखा है, समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि इसमें जो चर है x उसका मान ज्ञात करना है। तो ये चर का मान ज्ञात करने के लिए इस 3x और 2x को एक तरफ लाएंगे। तो अपन इस 2x को 3x की तरफ ले आते हैं। तो इसको अपन अगली स्टेप में लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 3x और 2x, तो ये 2x इधर आएंगे, वो प्लस के इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 3x माइनस 2x और बराबर में क्या आएगा आपके 18। 3x में से 2x माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो एक ही x बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा आपके 18। ये अपना क्या है आंसर है। अगर इसमें उत्तर की जांच भी करनी है तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको जहाँ पे x है उत्तर की जांच करनी हो तो उत्तर की जांच के लिए जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 18 लिखने हैं उत्तर की जांच। तो समीकरण अपने पास में है 3x, समीकरण है हमारा 3x बराबर 2x प्लस 18। जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिखना है 18 लिखना है। तो x बराबर कितना लिखना है 18 रखने पर, जैसे ही x बराबर 18 लिखेंगे अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 3 × 18 करेंगे, बराबर में ये कितना होगा 2 × 18 और प्लस में 18। 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54, इधर गुणा करेंगे 18 दूनी 36 और प्लस में 18। देखो गुणा और जोड़ दोनों साथ में हो तो पहले गुणा करते हैं फिर बाद में जोड़ करते हैं। ये भाग गुणा जोड़ और बाकी ये इस क्रम से इसको हल किया जाता है, इसको बोर्ड मास का नियम कहते हैं। तो 18 और 36 ये कितने हो जाएंगे, ये भी 54 ही होगा। इधर 54 है और इधर भी कितना है 54, इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको जो इसका जो दूसरा सवाल है 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए x को x की तरफ लाएंगे और माइनस 3 को इस 2 की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्लस के x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2x माइनस x बराबर, ये माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 बन जाएंगे। तो ये होगा अपना 2 और प्लस में 3। तो इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ये x इधर से है इसलिए माइनस का हो गया, ये माइनस के 3 उधर गए तो ये प्लस के 3 बन गए। ये माइनस का x हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। अब अपन 2 में से एक x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक ही x बचेगा और इधर 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। अब आपको उत्तर की जाँच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए आपको वही समीकरण लिखनी है और वापस आपको x की जगह पे इस समीकरण में 5 रखना है। तो समीकरण क्या है हमारी, समीकरण है हमारे पास में 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। जहाँ पे x है वहाँ पे आपको लिखना है इसमें 5। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, जहाँ x है वहाँ पे लिख लेते हैं 5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 माइनस 3 बराबर 5 प्लस 2। 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 को घटा लेंगे और 5 में 2 जोड़ो कितने आएंगे 7। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 और इधर भी क्या है 7। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको समीकरण को हल करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी तीसरी प्रश्नावली का है बहुभुज का। इसमें आपको बताना है कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या यानी कि भुजाओं का माप और कोणों का माप
बराबर होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं का माप और कोणों का माप बराबर होता है, इसको अपन समबहुभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक ऐसे समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं। अब ऐसा कौन सा बहुभुज है जो कि समबहुभुज है और उसमें 3 भुजाएं हैं। समबहुभुज का मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें जो कोण है, कोण का माप यानी कि प्रत्येक कोण का माप और प्रत्येक भुजा का माप, ये दोनों क्या होगा, प्रत्येक भुजा का माप ये आपस में बराबर होंगे। सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, समबहुभुज कह देंगे। ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको अपन त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, आपके समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। तो इसका जो आंसर लिखना है आपको यहाँ पे, पहले का क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो एक समबहुभुज का उदाहरण है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये वाला सी कोण है। और इसकी जो भुजा है ए बी, बी सी और एस सी, ये तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसके तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो वो एक समबाहुभुज का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला बताना है जिसमें 4 भुजा हो। तो ऐसा बहुभुज जिसमें 4 भुजा होती है उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। लेकिन चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण भी बराबर हों, तो ऐसी आकृति को अपन क्या कहते हैं, ऐसी आकृति को वर्ग कहा जाता है। तो सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, 4 भुजा वाले में वर्ग लिखेंगे। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी इसके बराबर होते हैं। वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना के अच्छे से समझा सकते हैं। इसकी जो भुजा है वो सभी भुजाएं बराबर हैं, इसके जो कोण है वो प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये जो समबाहु त्रिभुज हैं इसके प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, कमेंट करके बताना है आपको। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, ये कोण का मान आपके कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए एक समबाहुभुज का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है आपकी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाओं वाले को हम क्या कहते हैं, समषटभुज कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं, समषटभुज कहते हैं, समषटभुज। समषटभुज का मतलब ये होता है जिसमें 6 भुजा है और 6 ही भुजा के बाद में जो कोण है 6 वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समषटभुजाओं के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार की आकृति आपको इसमें बनती हैं। इसके 6 ही कोण बनेंगे और 6 ही भुजा होगी, तो वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। तो ये ए बी सी डी ई और एफ, ये इसके 6 कोण हैं, 6 ही कोण बराबर होते हैं और 6 ही भुजाएं अगर बराबर हैं तो फिर इस आकृति को अपन समबहुभुज के रूप में जानेंगे। समबहुभुज का उदाहरण है समषटभुज। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है आपको लिखना है। 3 भुजा बराबर है तो उस समबहुभुज का नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, उसमें भी समबाहु त्रिभुज। 4 भुजा है तो उस बहुभुज को अपन वर्ग के रूप में लिखेंगे और 6 भुजा है तो उसको समषटभुज के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है इसमें यह पूछा गया है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योग लिखिए। तो बाह्य कोणों की और अंतः कोणों की मैं दोनों लिखवा देता हूँ आपको इसमें। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों एवं अंतः कोणों की मापों का योग, बाह्य कोण का भी बताना है और इसके अंतः कोणों का भी बताना है। तो n भुजा वाले जो बहुभुज हैं उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है या अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग ये फिक्स होता है हमेशा। बाहर के जो कोण होंगे उनका योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो आपका त्रिभुज है, चाहे वो आपका चतुर्भुज है, चाहे वो आपका पंचभुज है
सभी के जो बाहर के कोण हैं उन सभी की जोड़ हमेशा 360 डिग्री ही आएगी, लेकिन उसके जो अंतः कोण है, अंतः कोण का जो मान है वो हमेशा बदलता रहेगा, वो भुजाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसमें अंतः कोणों का योग बदलता रहता है भुजाओं के आधार पे, लेकिन भुजा बदलने से उसके बाह्य कोणों के मापों का योग नहीं बदलता है, वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो अपन इसके साथ में ही इसका जो अंतः कोण है वो भी लिख लेते हैं। तो सेकंड वाला है अपना अंतः कोणों का योग। n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का मतलब उसके अंदर के कोणों का योग बताना है, अंतः कोणों का योग। तो इसका जो सूत्र है वो एक बार आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो सूत्र जो है वो आपको अच्छे से लिख लेना है। ये होता है आपके n-2 और गुणा में है आपके 180। ये किसी भी आकृति के अंदर के जो कोण हैं उसको ज्ञात करने का सूत्र है, अंदर के कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें अगर आपको त्रिभुज निकालना है तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, n बराबर 3 होगा, तो यहाँ पर अपन 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 2 × 180। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज का निकालना है तो यहाँ पे n की जगह पे 4 - 2 और × 180। 4 में से 2 गए तो बचेंगे आपके 2 × 180, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360। इस प्रकार से आपको किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। आपको एक पंचभुज का n बराबर 5 है, उस पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर अगला 6 है ये। इसमें आपको बताना है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप है वो कितना है, वो है आपके 45 डिग्री। इसमें ये माप दे रखा है और इसमें आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसका जो सीधा सूत्र है वो लगा देना है। तो आपको पता ही होगा किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है वो, 360 डिग्री। तो इसका सूत्र लिखेंगे, n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग होता है आपने 360 डिग्री। लेकिन अगर आपको एक कोण का मान ज्ञात करना है, n भुजा वाले की एक भुजा का माप ज्ञात करना हो या फिर इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसमें भुजाओं की संख्या का भाग दे देना, इसमें एक कोण का जो माप है वो भाग दे देना है। तो इसमें सूत्र लगेगा, इसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, ये आएगा 360 डिग्री और बटे में आ जाएगा n, यानी कि भुजाओं की संख्या। या फिर आपको प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है तो भी यही सूत्र लगेगा, उसमें भी केवल आपकी भुजाओं की संख्या की जगह प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा। तो अपन इसके नीचे लगा लेंगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ आ जाएगा आपके प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ये 360 के आपको बट्टे में लगा देना है। तो यहाँ लगाएंगे अपन 360 और बट्टे में आएगा इसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेंगे अपन ये 45 डिग्री। अब 360 में 45 का भाग लगाना है तो इसको अपन काट लेंगे 15 के पार से। तो 15 के पार से कटेगा ये 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 चौक 60। अब आपको भाग देना है 24 में 3 का। 24 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो भुजाएं कितनी आ गई अपने पास में, 8 भुजाएं आ गई, यानी कि ये अष्टभुजा वाला आकृति है जिसका जो प्रत्येक कोण का कितना है 45 डिग्री दे रखा है। तो इसका जो आंसर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। अगर इसी सवाल में आपको प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछे तो फिर आपको 360 में भुजाओं की संख्या का भाग देना है। जैसे एक अष्टभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, तो 360 में फिर आपके 8 का भाग लगा देंगे तो उसमें आपके जो प्रत्येक माप हैं वो आपके 45 डिग्री आ जाएगा। जैसे 8 चौक 32, ठीक है, बचेंगे फिर आपके 4, 8 पंजे 40, तो ये आपके 45 डिग्री 8 भुजा वाले का प्रत्येक बाह्य कोण ऐसे आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण का पूरा कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है, तो उसको अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसके आमने सामने की जो भुजा होती हैं उनका माप हमेशा बराबर होता है। तो इसमें आमने सामने की भुजा कौन सी है, एक तो ये AB है, AB के सामने क्या होगा, CD होगा, ये बराबर होगी, और एक ये AD है, उसके सामने BC हो जाएगी। तो अगर आपके किसी चारों में से एक भुजा को दे तो उसके सामने वाली भुजा भी उसके बराबर बता देंगे। जैसे ये दे रखा है AD, ये AD है। अब AD वाली भुजा के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, BC हुई। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, BC बनना है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। और उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर ही होते हैं। सम्मुख कोण भी इसमें बराबर होते हैं। जैसे कोण दे रखा है इसमें आपके कोण DCB, कोण DC और B, ये C का कोण दे रखा है। तो C के सामने वाला कोण है ये A है, तो A का कोण और ये C का कोण आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे या तो DAB लिखेंगे या BAD लिखेंगे। तो अपन इसको BAD लिख लेते हैं, या DAB भी लिख सकते हैं। कोण DAB, ये जो अक्षर बीच में आता है उसके ऊपर इसका कोण बनता है। नेक्स्ट है फिर आपसे पूछा गया है कि OC का मान कितना है। तो OC का जो मान है ये O और C, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें जो OC है वो OA के बराबर होगा, जो OC है वो OA के बराबर होगा, और OD है वो OB के बराबर होगा। तो OD बराबर OB आएगा। तो उसमें OC का पूछा है तो ये OA के बराबर आएगा, तो यहाँ बनना आपको OA। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है इसमें कि ये DAB और CDA, इसके दो लगातार कोणों का माप पूछा गया है। कोण D का और कोण A की माप का जोड़ पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि उसके जो लगातार कोण आते हैं, इसके जो लगातार कोण आते हैं, दो लगातार कोणों का जो योग है वो संपूरक होता है, यानी कि वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस कोण की जोड़ और इस कोण की जोड़ दोनों कितनी है, 180 डिग्री के बराबर हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि समकोण का मान कितना डिग्री होता है। समकोण का मतलब कितना डिग्री इसमें आता है, और एक आता है सरल कोण। तो सरल कोण का मतलब उसमें कितने डिग्री होते हैं, इसका भी उत्तर आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो इसको हमने डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसका उत्तर जो है वो आपके कितना आएगा, 360 डिग्री। ये तो बाह्य कोणों का योग है। अंतःकोणों का योग पूछा है तो फिर आपसे इसमें लिखना पड़ेगा 180। ये फिक्स है, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों की जो जोड़ हैं वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। कोण A, कोण B और कोण C के जो अंदर के कोण है ये, इनकी जोड़ 180 डिग्री होती है। जबकि बाहर के कोण, ये कोण बाहर वाला, ये बाहर और ये वाला बाहर का, वो आपके 360 होता है। अंदर का कोण 180 होते हैं, बाहर के कोणों की जोड़ 360 होती हैं। तो इसमें हमें पूछा है अंतःकोणों की जोड़ जो कितनी होगी, 180 डिग्री होती है। इसका सूत्र भी है अपने पास में। अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n-2 इंटू में 180। n का मान इसमें ये भुजा की संख्या होती है, तो n बराबर कितना लिखेंगे, इसमें n बराबर 3 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3-2 गुणा में 180। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, x को गुणा करेंगे 180 से, तो जो इसका उत्तर है वो कितना आएगा आपके 180 डिग्री ही आएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री ही आती हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना लिखना, आपको 180 डिग्री ही लिखना है। इसी प्रकार से आपको जो अपनी पूरी जो बाकी विषय हैं उनके भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप NMMS परीक्षा की तैयारी करें तो ये अपना एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से टेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई सवाल समझ में नहीं आए तो उसका फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको आपके टेस्ट से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।